दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा झटका है जिसने पूरी दुनिया के समुद्री समीकरण हिला दिए हैं। आधी रात काले समंदर का सन्नाटा और उसी सन्नाटे को चीरती एक रहस्यमयी आवाज जिसने भारत के एक जहाज को बना दिया ग्लोबल टेंशन का केंद्र। सवाल उठ रहे हैं, शक गहराता जा रहा है और अब मामला सिर्फ एक हमले का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल का लग रहा है। हेलो मेरे भाइयों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये हमारा जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एकदम एक्चुअल एंड ऑथेंटिक न्यूज़ के बारे में कि भाई साहब अभी दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, मेरे जितने भी न्यूज़ चैनल है इन सभी चैनल्स में आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन एंड ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको देता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि करंट अफेयर में और दुनिया में अभी चल क्या रहा है, प्लस हमारे देश की नई नीति, नया डिफेंस नॉलेज या फिर नया चीज़ें या फिर कुछ नई चीजें बन रही है या फिर दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ अपडेट्स आपको मेरे न्यूज़ चैनल पे मिलता रहता है। मतलब ये जो चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैनल को बिल्कुल स्किप मत करना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को जो भी वीडियोस मिलेगी बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जेन्युइन वीडियो मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए और इस अपडेट्स के बारे में जान लीजिए। क्या यह भारत को उकसाने की साजिश है? क्या कोई छुपा हुआ खिलाड़ी पर्दे के पीछे से चालें चल रहा है या फिर यह सीधे सीधे भारत को चुनौती देने की कोशिश है? आज की यह रिपोर्ट आपको सच्चाई के बेहद करीब ले जाएगी जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा। दोस्तों, समंदर के बीचों बीच एक विशाल जहाज, हजारों टन कच्चा तेल और उस पर तैनात मुट्ठी भर भारतीय नाविक, सब कुछ शांत था। लेकिन अचानक आधी रात को सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज आती है और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। स्टेट ऑफ हॉर्मज की लहरें गवाह थीं कि एक भारतीय कप्तान के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पूरी दुनिया इस वक्त एक ही सवाल पूछ रही है, क्या जानबूझकर एक भारतीय जहाज को इस रणनीतिक चक्रव्यूह के बीच में फंसाया गया? क्या समंदर के उस संकरे रास्ते में जिसे दुनिया का प्रेशर कुकर कहा जाता है, वहां भारतीय तिरंगे को चुनौती देने की कोशिश की गई है? रिपोर्ट में दावा है कि हमारे कप्तान घायल हैं, चालक दल संकट में है और ग्लोबल सप्लाई चेन की सांसें थमी हुई हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि भारत अब वो देश नहीं जो केवल कूटनीतिक चिट्ठियां लिखे। जब समंदर में हमारे बेटों पर आंच आई तो भारत ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति का रुख होर्मुज की तरफ मोड़ दिया। समंदर का बेताज बादशाह IAS विक्रांत अपनी पूरी ताकत के साथ मोर्चा संभाल चुका है। आज की रिपोर्ट किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हिंद महासागर के नए शक्ति प्रदर्शन की वो हकीकत है जिसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि वहां क्या हुआ, बल्कि सवाल ये है कि इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है। क्या वाकई ईरान की सरजमी से कोई ऐसी चूक हुई जिसने भारत के सब्र की आखिरी दीवार को तोड़ दिया, या फिर यह होर्मुज के पानी में किसी तीसरे खिलाड़ी द्वारा बिछाया गया कोई बहुत बड़ा रणनीतिक जाल है? आखिर क्यों एक भारतीय जहाज को ही बार बार निशाना बनाया जा रहा है? चलिए आज के इस बेहद खास एपिसोड में होर्मुज के उस खतरनाक जोन के भीतर चलते हैं और देखते हैं भारतीय नौसेना का वो पराक्रम जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। इससे पहले कि हम IAS विक्रांत के उस बड़े एक्शन की बात करें, हमें यह समझना होगा कि आखिर होर्मुज में उस रात हुआ क्या था। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टैंकर जब होर्मुज के सबसे संकरे हिस्से जिसे चौक पॉइंट कहा जाता है वहां से गुजर रहा था, तभी अचानक उसे कुछ अज्ञात नावों ने घेरने की कोशिश की। इसी आपाधापी के दौरान एक तेज आवाज की खबर आई जिसके प्रभाव से जहाज के मुख्य केबिन को नुकसान पहुंचा और हमारे भारतीय कप्तान गंभीर रूप से घायल हो गए। अब यहाँ से कहानी पेचीदा हो जाती है। ये इलाका पूरी तरह से ईरान की निगरानी में आता है। तो क्या यह कार्यवाही सीधे तौर पर ईरान की तरफ से थी या फिर यह उन समुद्री लुटेरों का काम था जिन्हें कुछ बाहरी ताकतों का समर्थन प्राप्त है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, यह दुनिया की धमनी है। हर रोज दुनिया का 21 मिलियन बैरल तेल यहीं से होकर गुजरता है। अगर यहाँ एक पत्थर भी गिरता है तो उसकी गूंज न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज से लेकर भारत के पेट्रोल पंपों तक सुनाई देती है। विशेष
जो का मानना है कि भारतीय जहाज को निशाना बनाना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। भारत इस समय चाबहार पोर्ट के जरिए मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ऐसे में हॉर्मोज में भारत के लिए असुरक्षा का माहौल पैदा करना उन ताकतों की एक सोची समझी चाल हो सकती है जो भारत के बढ़ते कद से परेशान है। लेकिन शायद वह यह भूल गए कि यह 10,971 का दौर नहीं है जहां हम किसी विदेशी मदद का इंतजार करें। यह 2026 है जहां भारत अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाना जानता है। जैसे ही संकट की यह खबर नई दिल्ली पहुंची, साउथ ब्लॉक में मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। संदेश साफ था, अगर हमारे नागरिकों और हमारे व्यापारिक जहाजों पर आंच आई तो जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से दिया जाएगा। और इसी के साथ समंदर की लहरों पर एक ऐसी हलचल शुरू हुई जिसने खाड़ी के देशों से लेकर पश्चिमी ताकतों तक को हैरान कर दिया। दोस्तों, आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए। हजारों मील दूर एक अंधेरे समंदर के बीच जब हमारे जांबाज कप्तान और नाविकों को निशाना बनाया गया, तब उनके मन में क्या चल रहा होगा? शायद अपने परिवार का चेहरा, या शायद वह तिरंगा जो उनके जहाज पर शान से लहरा रहा था। वह हमारे और आपके लिए देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर उन खतरनाक लहरों से टकराते हैं। आज जब वह घायल हैं और हमारा IAS विक्रांत उनकी ढाल बनकर खड़ा है, तो क्या एक भारतीय होने के नाते हमारा यह फर्ज नहीं बनता कि हम उनकी इस बहादुरी को सलाम करें? अगर आपको अपने इन जांबाज नाविकों और भारतीय सेना पर गर्व है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे उन जवानों के लिए एक छोटा सा सम्मान है। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके यह 2 शब्द किसी सैनिक का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा सकते हैं। देशभक्ति की इस मुहिम को और बड़ा बनाने के लिए हमसे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दुनिया को पता चले कि जब हमारे बेटों पर बात आती है तो पूरा हिंदुस्तान एक सुर में बोलता है। चलिए अब वापस चलते हैं हॉर्मूज के उस मोर्चे पर, जहां कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। जैसे ही भारतीय कप्तान के घायल होने की खबर फ्लैश हुई, दुनिया को लगा कि भारत शायद कूटनीतिक दबाव बनाएगा, शायद UN में शिकायत करेगा। लेकिन दिल्ली से आदेश कुछ और ही था। आदेश था प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर सुरक्षा करें। इसी आदेश के साथ अरब सागर की लहरों के ऊपर से आगे बढ़ा भारत का स्वाभिमान IAS विक्रांत। 45,000 टन का यह तैरता हुआ किला जब अपनी पूरी रफ्तार के साथ होमस की तरफ मुड़ा तो समंदर की खामोशी एक बड़े तूफान के आने का संकेत देने लगी। IAS विक्रांत का वहां पहुंचना महज एक तैनाती नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश था। विक्रांत अकेला नहीं आया था, उसके साथ थे भारत के सबसे घातक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और स्टेल्थ फ्रिगेट्स। इस बेड्डे ने हॉर्मुज के मुहाने पर ऐसी घेराबंदी की कि जो ताकतें भारतीय जहाज को निशाना बनाने की साजिश रच रही थी, उनके रडार स्क्रीन पर भारत की शक्ति की गूंज सुनाई देने लगी। विक्रांत के डेक से गरजते हुए लड़ाकू विमानों ने यह साफ कर दिया कि भारत का सुरक्षा कवच अब सिर्फ हमारी सरहदों तक सीमित नहीं है। हॉर्मुज में उस वक्त तनाव अपने चरम पर था। एक तरफ ईरान की कोस्टल बैटरियां सक्रिय थीं, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बेड़े अपनी चालें चल रहे थे। लेकिन भारतीय नौसेना ने नो गो जॉन जैसा माहौल बना दिया। हमारे घायल कप्तान को रेस्क्यू करने के लिए नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर्स ने अंधेरी रात में वो ऑपरेशन अंजाम दिया जिसे केवल स्पेशल फोर्सेस ही कर सकती हैं। कप्तान को सुरक्षित बाहर निकाला गया और जहाज का कंट्रोल भारतीय मरीन कमांडोज मार्कोस ने अपने हाथों में ले लिया। अब दुनिया हैरान थी, क्या भारत सीधे तौर पर ईरान से टकराने वाला था, या फिर भारत ने उस अदृश्य दुश्मन की पहचान कर ली थी जो ईरान और भारत के रिश्तों में दरार डालना चाहता था। सूत्रों की माने तो जब IAS विक्रांत ने अपना रडार लॉक किया तो खाड़ी के कई देशों में हड़कंप मच गया। यह भारत की एक्टिव डिफेंसिव पॉलिसी का वो हिस्सा था जिसे आज से पहले इस स्तर पर कभी नहीं देखा गया। भारत ने साफ कर दिया कि हमारे व्यापारिक जहाजों के लिए हॉर्मुज का रास्ता अब किसी की मेहरबानी पर नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना की ताकत के भरोसे सुरक्षित रहेगा।
जियोपॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि यह केवल एक कप्तान को बचाने का मामला नहीं था, यह उस रेड लाइन को खींचने का मामला था जिसे पार करने की हिम्मत अब कोई भी विदेशी ताकत नहीं करेगी, चाहे वो होर्मुज हो या मलक्का। भारत अब अपनी रक्षा की चाबी किसी और के हाथ में नहीं छोड़ने वाला। लेकिन क्या होर्मुज में जो हुआ वो अचानक हुआ था? जी नहीं। अगर हम बीते कुछ हफ्तों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो एक ऐसी डरावनी तस्वीर उभरती है जिसे अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था। होर्मुज के उस मुहाने पर भारतीय तिरंगे के खिलाफ एक अघोषित साजिश की शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। यह सिलसिला शुरू हुआ था 18 अप्रैल को, जब पहली बार एक भारतीय व्यापारिक जहाज को ईरानी पेट्रोलिंग बोट्स ने घेरने की कोशिश की और उसे जबरन अपना रास्ता बदलने पर मजबूर किया। दुनिया को लगा कि शायद यह एक गलत फहमी थी, लेकिन ईरान का इरादा कुछ और ही था। ठीक 4 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को एक नहीं बल्कि 22 भारतीय जहाज़ों को निशाना बनाया गया। उन पर लेजर गाइडेड सिस्टम से निगरानी रखी गई और उन्हें घंटों तक समुद्र के बीचों बीच रोक कर रखा गया। भारत ने तब भी संयम दिखाया, कूटनीतिक रास्तों से अपनी नाराजगी जताई, लेकिन जब सामने वाला आपके सब्र को आपकी कमजोरी समझ ले तो अंजाम बहुत बुरा होता है। ईरान यही नहीं रुका। 26 अप्रैल को एक और भारतीय जहाज के करीब संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया गया, मानो बार बार भारत की रेड लाइन को टच करने की कोशिश की जा रही थी। और जब इन सब हरकतों से भी भारत पीछे नहीं हटा तो अब इस साजिश ने एक बेहद खतरनाक मोड़ लिया। अब तक हमला जहाज़ों की रफ्तार और रास्ते पर था, लेकिन इस बार सीधे हमारे भारतीय कप्तान को निशाने पर लिया गया। एक इंसान, एक लीडर और भारत के एक जांबाज बेटे पर किया गया यह प्रहार उस सब्र के बांध को तोड़ने के लिए काफी था जिसे भारत ने अप्रैल की शुरुआत से सहेज कर रखा था। जब कप्तान के घायल होने की खबर आई तो यह साफ हो गया कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। 18 अप्रैल से लेकर अब तक ईरान की इन हरकतों ने यह साबित कर दिया कि वह भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और चाबहार जैसे प्रोजेक्ट्स के बीच एक बाधा खड़ी करना चाहता है, लेकिन वह शायद गुहार पड़ना भूल गए। भारत ने अपनी कूटनीति की मेज को पीछे धकेला और सीधे समंदर के सीने पर अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए विक्रांत को खड़ा कर दिया। ईरान के इस बढ़ते दुस्साहस ने भारत को वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो खाड़ी के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। विक्रांत के मोर्चे पर आते ही वह तमाम बोट्स और ड्रोन जो 18 अप्रैल से भारतीय जहाज़ों को परेशान कर रहे थे मानो गायब से हो गए। हॉर्मुज के पानी में भारत की यह नई लाइन ऑफ कंट्रोल अब किसी भी साजिश को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जैसे ही आईएस विक्रांत ने हॉर्मुज के मुहाने पर अपनी पोजीशन ली, दुनिया के पावर सेंटर्स में फोन घनघनाने लगे। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हर कोई इस बात से हैरान था कि भारत ने इतनी तेजी और आक्रामकता के साथ जवाब दिया है। अमेरिका जो खुद इस इलाके में अपनी मौजूदगी बनाए रखता है, उसने भारत के इस कदम को सेल्फ डिफेंस का नाम दिया। लेकिन चीन और तुर्की जैसे देशों के खेमे में इस भारतीय पराक्रम ने बेचैनी पैदा कर दी है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, ईरान भारत जैसे अपने पुराने दोस्त के साथ ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे तीसरी ताकत का हाथ हो सकता है। क्या यह मुमकिन है कि ईरान के भीतर बैठे कुछ कट्टरपंथी गुट जो किसी बाहरी देश के इशारे पर काम कर रहे हैं, भारत और ईरान के बीच बढ़ती नज़दीकियों को खत्म करना चाहते हैं? याद रखिए, भारत का चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट कई ताकतों की आंखों में किरकिरी बना हुआ है। हॉर्मुज में भारतीय कप्तान पर हुआ हमला शायद उसी बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का एक छोटा सा हिस्सा है। इस तनाव का असर सिर्फ बॉर्डर या समंदर तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही होर्मुज में भारत और ईरान के बीच आमने सामने की स्थिति बनी, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों ने आसमान छूना शुरू कर दिया। दुनिया को डर है कि अगर भारत ने हॉर्मुज के रास्ते को अपने नियंत्रण में लिया या वहां कोई बड़ा सैन्य टकराव हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, हमारी पहली प्राथमिकता हमारे नागरिकों की जान और हमारे तिरंगे का सम्मान है।
इकोनॉमी और व्यापार इसके बाद आते हैं। लेकिन भारतीय नौसेना के सूत्रों के मुताबिक विक्रांत की मौजूदगी ने ईरान को एक बैक चैनल बातचीत के लिए मजबूर कर दिया है। जो तेवर 18 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच दिखाई दे रहे थे, वह अब धीरे धीरे कूटनीति में बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत अब ढील देने के मूड में नहीं है। विक्रांत के साथ साथ भारत ने अपने प्रलय मिसाइल सिस्टम और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स को भी हाई अलर्ट पर रखा है। यह मैसेज सीधा है, हम दोस्ती निभाना जानते हैं अंदर ही क्रांति के दार के, तो अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भी हमें बखूबी आता है। दुनिया आज देख रही है कि कैसे एक न्यू इंडिया अपने हितों के लिए हजारों मील दूर भी मोर्चा संभालने का माद्दा रखता है। हुर्मुज़ की यह लहरें आज सिर्फ पानी नहीं बल्कि भारत की बढ़ती शक्ति की गवाह बन रही हैं। लेकिन क्या यह तनाव यहीं खत्म हो जाएगा या फिर यह किसी बड़े युद्ध की आहट है? हुर्मुज़ की इन लहरों ने बीते कुछ दिनों में जो देखा है, वह आने वाले दशकों की जियोपॉलिटिक्स को तय करने वाला है। 18 अप्रैल से शुरू हुआ वह सिलसिला जो हमारे कप्तान के घायल होने तक जा पहुंचा, उसने भारत को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से पीछे हटना नामुमकिन था। आज जब हम इस पूरी घटना का विश्लेषण करते हैं तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। दुनिया अब उस भारत को देख रही है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी और के वीटो या किसी और की इजाजत का मोहताज नहीं है। आईएएस विक्रांत का हॉर्मोज में मोर्चा संभालना सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि यह एक 140 करोड़ भारतीयों के उस आत्मविश्वास का प्रतीक था जो कहता है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर तिरंगे का अपमान हुआ या किसी भारतीय नागरिक पर आंच आई तो भारत की प्रतिक्रिया त्वरित और विनाशकारी होगी। हमने यह साबित कर दिया है कि हमारी सॉफ्ट पावर की चादर के नीचे एक बहुत बड़ी हार्ड पावर भी छिपी है जो जरूरत पड़ने पर वज्र की तरह प्रहार करना जानती है। जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञों के लिए यह एक केस स्टडी है। भारत ने बिना युद्ध शुरू किए केवल अपनी उपस्थिति और रणनीतिक घेराबंदी से ईरान जैसी क्षेत्रीय ताकत को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। यह डिप्लोमेसी थ्रू स्ट्रेंथ, शक्ति के जरिए कूटनीति का सबसे सटीक उदाहरण है। अब इससे संबंध आने वाले समय में हॉर्मुज़ का यह संकट भारत को अपनी मैरिटाइम डॉक्ट्रिन को और अधिक आक्रामक बनाने के लिए प्रेरित करेगा। अब हम सिर्फ हिंद महासागर के रक्षक नहीं रहेंगे बल्कि उन सभी समुद्री रास्तों पर अपनी नजर रखेंगे जहां भारत का आर्थिक हित जुड़ा है। रही बात हमारे घायल कप्तान और जांबाज चालक दल की, तो पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। उनकी बहादुरी ने यह सुनिश्चित किया कि हमलावरों के इरादे कामयाब न हो सके। भारत सरकार और नौसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि इस साजिश में शामिल हर एक चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। होमस के उस रास्ते में भारत ने जो लकीर खींची है वह भविष्य के निशानेबाजों के लिए एक चेतावनी है। सीमा लांघने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ सामने खड़ा भारत अब रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, हॉर्मुज़ की इस घटना ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है। एक सजग नागरिक के तौर पर आपका क्या मानना है? क्या भारत को होर्मुज़ जैसे संवेदनशील इलाकों में अपनी नौसेना की स्थायी तैनाती कर देनी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि ईरान के साथ हमारे रिश्तों में अब एक बड़े बदलाव की जरूरत है? क्योंकि अब दुश्मन खुलकर सामने आने के बजाय छाया बन चुका था और छाया से लड़ाई सबसे मुश्किल होती है। भारत ने साफ कर दिया था कि अब कोई भी हरकत बिना जवाब के नहीं जाएगी, लेकिन जवाब सिर्फ गोलियों से नहीं दिया जा रहा था। जवाब दिया जा रहा था दिमाग से, रणनीति से और उस धैर्य से जो दुश्मन को खुद अपनी गलती करने पर मजबूर कर दे। और यहीं से शुरू हुआ वह खेल जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। विक्रांत के आसपास तैनात भारतीय बेड़े ने अपनी पोजीशन इस तरह सेट कर ली थी कि हॉर्मुज़ का हर इंच निगरानी में आ चुका था। समुद्र के नीचे भारतीय सबमरीन खामोशी से अपने मिशन पर थी। ऊपर आसमान में ड्रोन और लड़ाकू विमान हर हलचल को स्कैन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अचानक रात के अंधेरे में कुछ छोटे तेज रफ्तार वाले बोट्स फिर से उसी पैटर्न में दिखाई दिए जैसे पहले हमले के वक्त थे। लेकिन इस बार फर्क यह था कि भारत तैयार था। जैसे ही उन बोट्स ने भारतीय जहाजों की तरफ बढ़ने की कोशिश की, विक्रांत से उठे फाइटर जेट्स ने उन्हें घेर लिया। समंदर के ऊपर गूंजती उनकी गर्जना ने साफ कर दिया, अब यह 2026 का भारत है।
यहाँ हर चाल का जवाब उसी वक्त मिलेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही उन बोट्स को रोका गया, एक और बड़ा खुलासा हुआ। उन बोट्स के पीछे एक बड़ा मदरशिप मौजूद था जो दूर रहकर पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था। और यही वह पल था जब भारत को उस तीसरे खिलाड़ी की झलक मिली जिसकी चर्चा अब तक सिर्फ शक के दायरे में थी। अब मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं रहा था, मामला था उस नेटवर्क को तोड़ने का जो पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल को चला रहा था। दिल्ली से तुरंत हरी झंडी मिली, ट्रेस इट, ट्रैक इट एंड नॉट एस्केप, यानी अब कोई बचकर नहीं जाएगा। भारतीय नौसेना ने अपने सबसे एडवांस सर्विलांस सिस्टम्स को एक्टिव कर दिया। सैटेलाइट इमेजेस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और समुद्री ट्रैकिंग, सब कुछ एक साथ जोड़ा गया। और जैसे जैसे डाटा सामने आता गया, वैसे वैसे तस्वीर और खतरनाक होती गई। यह कोई एक देश या एक ग्रुप का काम नहीं था, यह एक मल्टी लेयर्ड ऑपरेशन था जिसमें कई मोहरे इस्तेमाल किए जा रहे थे। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई। कुछ देशों ने भारत के इस एक्शन को ओवर रिएक्शन कहा, तो कुछ ने चुप्पी साध ली। लेकिन भारत ने इस बार साफ कर दिया, हम किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करेंगे। हमारे जहाज, हमारे नागरिक और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और फिर वो पलाया जिसने इस पूरे खेल को पलट दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिला जो सीधे उस मदरशिप से जुड़ा हुआ था। यह सिग्नल किसी आम कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं था, यह एक कोडेड नेटवर्क था जो हर हमले के दौरान एक्टिव होता था, यानी अब सबूत हाथ में था। यह सब कुछ पहले से प्लान किया गया था। विक्रांत को तुरंत नई पोजीशन लेने का आदेश मिला। आसपास के सभी भारतीय जहाज़ों को अलर्ट कर दिया गया और फिर समंदर के उस हिस्से में जहां कुछ देर पहले सन्नाटा था, अचानक हलचल शुरू हो गई। भारतीय बेड़े ने उस मदरशिप को चारों तरफ से घेर लिया। यह वो पल था जब पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मुज पर टिक गई थी। क्या भारत सीधे एक्शन लेने वाला था? क्या अब टकराव तय था? लेकिन भारत ने एक और चाल चली, ऐसी चाल जिसने दुश्मन को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। जैसे ही घेराबंदी पूरी हुई, उस मदरशिप से अचानक सिग्नल बंद हो गए। उसने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। भारतीय सिस्टम्स ने उसकी हर मूवमेंट रिकॉर्ड कर ली थी और यही वह सबूत था जिसने इस पूरे खेल को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। अब यह सिर्फ भारत का मामला नहीं रहा था, यह इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका था। दिल्ली ने तुरंत इस पूरी जानकारी को ग्लोबल फोरम्स पर शेयर करना शुरू किया और जैसे ही यह सबूत सामने आए, कई देशों के रुख बदलने लगे। जो देश पहले चुप थे, अब भारत के समर्थन में खड़े होने लगे। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत थी। विक्रांत अब भी वही खड़ा था, एक जैसे पहरेदार की तरह जो सिर्फ रक्षा नहीं करता बल्कि चेतावनी भी देता है। और चेतावनी साफ थी, अगर किसी ने फिर से भारत की रेड लाइन को छूने की कोशिश की तो जवाब सिर्फ कूटनीति से नहीं बल्कि उस ताकत से दिया जाएगा जिसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई देगी। होमस की लहरें अब शांत जरूर हैं, लेकिन यह शांति उस तूफान के बाद की है जिसने दुनिया को दिखा दिया, भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, भारत अब खेल को नियंत्रित करता है। और यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो बस शुरुआत है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज ही इस विमर्श को मजबूती देती है। अगर आपको हमारा यह डीप ड्राइव एनालिसिस और भारतीय नौसेना के पराक्रम पर आधारित ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चल सके कि हमारी सेनाएं सरहद से हजारों मील दूर कैसे हमारे गौरव की रक्षा कर रही हैं। और हाँ, अगर आप डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही अनफिल्टर्ड खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम अपनी नज़रें हॉर्मोस की हर लहर पर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द एन से 7। जय हिंद, जय भारत।